हेलो एवरीवन। आज की इस एक और वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। आइए फिर डीप में इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ना, अगर मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना चाहूँ तो बहुत लंबा जाएगा। इंटीग्रेशन को हम सिर्फ फिज़िक्स, जितना फिज़िक्स में इंटीग्रेशन को हम यूज़ करेंगे सिर्फ उतना ही हम पढ़ेंगे इस इंटीग्रेशन को, ठीक है। आइए इस वीडियो के थ्रू हम इंटीग्रेशन को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक टाइप से रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी मैं इस पॉइंट में भी आऊंगा, अभी इसका भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि आखिर क्यों होता है इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट दी गई है टी स्क्वायर के इक्वल्स टू, और अब मुझे पता है कि जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेसिकली जो ये वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आपने क्लास 11 के थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा फिजिक्स में, जिस चैप्टर का नाम मतलब बेसिकली काइनेमेटिक्स की ब्रांच से आपका ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन के थ्रू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है, इस फॉर्मूले की मदद से आप कैसे निकालोगे भाई डिस्प्लेसमेंट? देखो, ऐसी टाइप की जहाँ पे हमें अगर वैसी को दिख गई, ऐसी टाइप की जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि जैसे मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है भाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा, आपने देखा होगा वैसे कि तीन इक्वेशंस का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तीनों को इंटीग्रेट करके हम अलग अलग करके उनके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, तीनों इक्वेशंस के। पढ़ा होगा आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलो फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि भाई हम इंटीग्रेशन आखिर क्यों, मतलब कि क्या ज़रूरत पड़ी हमको इंटीग्रेशन को यूज़ करने की। तो चलो मैं आपको और अच्छे से समझा के देखता हूँ, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि इसको मैं आगे बताऊँगा आपको आगे बाद में, अभी आप चिंता मत करो। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स बाय वाई ग्राफ है, ठीक है भाई, ये है आपका एक्स बाय वाई ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंडर का जो एरिया है वो आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे, आप यहाँ पे से एक लाइन खींच दोगे एंड ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक इसके लगाओगे, एरिया निकाल दोगे ट्रायंगल का, इजी। और अगर एक और, अगर वन मोर मैं एक और केस ले लूँ। लेट सपोज मैं आपसे पूछूं कि इस वाली स्ट्रेट लाइन का क्या होगा भाई एरिया, बताओ। सिंपल, आप बता दोगे कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसका क्या निकाल दिया? एरिया अंडर इस पूरे इसका निकाल दोगे आप किससे? स्क्वायर से। अब लेट सपोज मैं आपको एक और केस पूछ के देखता हूँ भाई। देखो, अगर मैं आपसे अब जाके पूछूं कि ये आपका एक्स वाई वाई ग्राफ है, ठीक, एक्स वाई। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जैसे ये है, अब बताओ भाई अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, है ना। अब इस एरिया में क्या होगा? अब इसका जो ये जो पूरा पाथ है, कर्व पाथ है, तो ऐसे कर्व पाथ के लिए ऐसी कोई भी मैथ्स नहीं बनी हुई है। तो चलो मैं अब एक काम करता हूँ। देखो, इसके लिए पहले मैं एक छोटी सी, इस एरिया की छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूँ, इतनी सी स्ट्रिप, चलो यहाँ से लेता हूँ। देखो, एक स्ट्रिप ले ली। लेट सपोज उस स्ट्रिप की जो लेंथ है आपकी, उसको मैं ले लेता हूँ एज अ y1, एंड ये छोटा सा जो यहाँ पे जो इसकी छोटा सा जो पार्ट है, थिकनेस बोल दो इसको, ठीक है, थिकनेस बोल देते हैं स्ट्रिप की, वो क्या हो गया आपकी? dx, है ना। छोटे से जो पार्ट होता है जो कि इसका, जैसे हम फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज करते हैं dx का। dx का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं बेसिकली, बहुत ही छोटा होता है वैसे dx, है ना। अगर मैं अब मैं एक और स्ट्रिप ले लेता हूँ भाई, ठीक है, मैंने ले ली, और मैं इसको ले लेता हूँ एज y2, इसकी लेंथ, और थिकनेस क्या हो जाएगी? dx। अब मैं एक और स्ट्रिप लेता हूँ एंड इसकी जो लेंथ है y3, और ये ले लेता हूँ थिकनेस dx। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी इस लेंथ की स्ट्रिप, इस लेंथ की स्ट्रिप, इस लेंथ की स्ट्रिप को हम ऐड करते जाएंगे, यहाँ से ऐड 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 ऐड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया। देखो ये कुछ ऐसा है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ छोटा सा। देखो ये कुछ ऐसा है, ये आपका, ये हो गया आपके इसकी लेंथ, इस स्ट्रिप की लेंथ y1 एंड थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप
dx। तो इसका एरिया कैसा होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होगा y1 इंटू dx। इसको मैं a1 मान लेता हूँ क्योंकि एरिया ऑफ वो फर्स्ट स्टेप। एंड बेसिकली इन सिमिलर मैनर मैं अब एक और स्टेप का निकालूँ a2 का। a2 का कैसे होगा भाई, y2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, y2 इंटू dx। एंड सेम फॉर a3, सेम फॉर a3 क्या होगा भाई, y3 इंटू dx। ओके, अब देखो इस पूरे कर्व में से हमें पता नहीं बहुत सारे स्टेप्स लेके तब जाके हमको इस एरिया अंडर कर्व मिलेगा। तब हम एक काम करते हैं, इस एरिया को सीधे डायरेक्टली लिख के दे दे, इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, तब जाके हमको क्या मिलेगा, इस एरिया अंडर कर्व मिलेगा पूरा का पूरा इसका। एंड डॉट 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 सो ऑन y and dx। अब ये जो स्ट्रिप है कितनी भी हो सकती है, छोटी 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 बहुत सारी हो सकती है, हमें नहीं पता। ये बस हमने अपने अनुमान लगाने के लिए 1 2 3 स्ट्रिप्स काटी हैं बस, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है जब भी हम किसी चीज को ऐड करते हैं हम क्या यूज करते हैं, समेशन। तो मैं यहाँ पे समेशन लगा देता हूँ, ठीक है। समेशन लगा के मैं पहले इस वैल्यू को एज इट इज रहने दूँ, नहीं नहीं एक काम करते हैं, रुको। समेशन में मैं लिमिट लगा देता हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक की हमको क्या करनी है, इसका एरिया निकालना है। देखो भाई हमें एरिया निकालना है, ये मैं लिमिट लगा रखी है, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक, n तक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ yn ऑफ dx। बट एक चीज नोटिस करो, ये कैसा बन रहा है, देखो मैं ऐसे करूंगा अब इसमें, ये कुछ ऐसा है ना, ये बन गया स्क्वायर। यहाँ पे भी एक लाइन खींच के, यहाँ पे भी इसकी एग्जैक्ट में लाइन खींच के मैं बना देता हूँ, कुछ ये ऐसा बन जाएगा भाई, ठीक। और ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। अब देखो भाई समेशन से क्या हो जाएगा, समेशन से हमें बस देखो एक चीज ध्यान से नोटिस करना, मैं बताता हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, अब क्या हो रहा है ना, देखो समेशन में सिर्फ इस पार्ट का पूरा एरिया निकल रहा है जितना हम यहाँ तक जा रहा है। और जो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना भाई आपका, ये रिमेनिंग पार्ट, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी। अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया जो सिंबल होता है, समेशन को छोड़ के एक नया जो सिंबल होता है हम उसका यूज करते हैं, लाइक दिस कर्व। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो ऐसा कर्व है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही है। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन होता ना, देखो मैं बताता हूँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये कुछ ऐसा होता। देखो भाई ये लाइन लगी, ये ऐसा हो गया, स्ट्रेट है ना। क्योंकि जो कर्व है इसकी जो लेंथ हो रही है वो बार बार चेंज हो रही है, कभी मुड़ रही है, मतलब कर्व है एक टाइप से, स्ट्रेट लाइन ही है, इसलिए जो ये जो स्पेस है ये बच जा रहा है। तो इसी स्पेस, बचे हुए स्पेस के लिए इसको भी हम अगर और अच्छे से लिखना चाहें, क्योंकि अब इसका भी हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं इसकी मदद से, तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया सिंबल, एक नई चीज का यूज करते हैं। क्या है उसका नाम, इंटीग्रेशन। इसी सिंबल को बोला जाता है क्या, इंटीग्रेशन। ऐसा कर्व का सिंबल होता है कुछ। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से कि मैं आखिर क्या बोलना चाह रहा था वहां पे, है ना। इसी स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए और अच्छे से हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लाया है। तो कैसे होगा भाई, ये ऐसा बन जाएगा y ऑफ dx। तो अब लेट्स सपोज ये y dx, ठीक है, दे दिया। लेट्स सपोज अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे आप बताओ यहां से लेके आप यहां तक का मुझे क्या करो, एरिया निकाल के बताओ, जिसकी मैं लिमिट भी दे देता हूं 0 से लेके L तक की, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये इतना सा पार्ट आपसे पूछा कि इतने पार्ट का बताओ भाई मुझे एरिया अंडर कर्व कितना होगा। बेसिकली इंटीग्रेशन को हम यूज पता है क्यों करते हैं, इस एरिया अंडर कर्व का क्या बोलते हैं उसे, एरिया अंडर कर्व को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। कि जो भी जैसे ये वाली प्रॉब्लम थी ना जो मैंने अभी आपको बताई कि इतना इतना स्पेस बच रहा है, इसी स्पेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन से क्या होता है कि जो बचा खुचा स्पेस है ये भी पूरा का पूरा ऐड हो जाता है, पूरा एरिया निकल जाता है। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है ना भाई, ये पूरा एरिया अंडर कर्व निकाल रहा है हमारा, है ना, पूरा एरिया अंडर कर्व निकल जाएगा आपका इंटीग्रेशन की वजह से। इसलिए आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन को आखिर हम क्यों यूज करते हैं और हमने क्यों यूज किया आखिर, इसकी वजह से।
मेन रीज़न यही है। तो चलो मैंने आप क्या बोला था आपको अभी, लेट सपोज मैंने आपको बोला कि इस पार्ट का पूरा एरिया निकाल के बताओ भाई मुझे, और मैंने लिमिट भी दे दी 0 से लेके L तक। ये कैसा होगा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे y ऑफ डी एक्स इंटू 0 इंटू एल, इसको a के इक्वल्स टू में रख दिया। तो बेसिकली एक जनरल फार्मूला होता है एक टाइप से इसका, एरिया अंडर कर्व का, a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y इंटू डी एक्स। और यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने लिमिट दे दी, ये लिख दी मैंने लिमिट 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक, ये हो गया y डी एक्स। तो चलो अब हम और अच्छे से अब हम इंटीग्रेशन में, आई होप आपको इंटीग्रेशन जो है वो समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं भाई इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलो भाई पहले हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे को किसी ने बोला कि y की वैल्यू दी गई है x की पावर n के बराबर। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, देखो y dx, पिछले लेक्चर में मैंने बताया एरिया इज इक्वल्स टू, नहीं एरिया रहने दो क्योंकि एरिया यहाँ पे भी पूछा नहीं गया कहीं पे, सिर्फ इंटीग्रेशन पूछा है। देखो y की वैल्यू रख दो x की पावर n, ठीक, इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे एक काम, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। देखो जो पावर होती है ना भाई, x की कुछ भी पावर हो जाए, चाहे यहाँ पे 1 ही क्यों ना हो, देखो x की पावर में हम 1 ऐड करेंगे और उसी पावर को नीचे डिनोमिनेटर में लिख के उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, लाइक दिस। अब चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, लेट्स एग्जांपल, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, x dx, ठीक है भाई, मैंने एग्जांपल ले लिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम यही फॉर्मूला का यूज़ करके बता दूंगा मैं आपको, 1 + 1 बाय 1 + 1 + c। एंड एक और बात ध्यान रखना, एक और बात मैं बताना भूल गया, बेसिकली ये जो ऐसा टाइप का जो इंटीग्रल होता है ना भाई, जिसमें हमें लिमिट नहीं दी गई होती है, उस इंटीग्रल को क्या बोला जाता है, इनडेफिनेट, की मतलब कोई लिमिट ही नहीं दी गई है, मतलब ऐसा समझो तुम। और सबसे इजीएस्ट होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना, है ना, क्योंकि इसमें लिमिट का लफड़ा नहीं होता है रखने का। लिमिट में भी आएंगे अभी, इनडेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ेंगे अभी अच्छे से, उसका भी एग्जांपल मैं बताऊंगा। अभी पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रल देख लो कैसा होता है। जैसे ये है, इसमें क्या होगा, x² / 2 + c, बस इतना ही करना होता है। और जो ये +c होता है ये लगाना ही पड़ता है, जहाँ पे भी अगर इंटीग्रल में लिमिट नहीं दी गई होगी वहाँ पे +c लगाना ही पड़ता है। +c मतलब ऐसे ही होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है और कुछ नहीं, ज़्यादा ऐसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस +c लगा देना भाई, जहाँ पे भी अगर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है +c लगेगा ही लगेगा। लेट सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, x³ dx। इसको कैसे करेंगे भाई, देखो x की पावर 3 + 1, और इस पावर को नीचे लिख के डिनोमिनेटर में एक इसमें भी ऐड कर दो, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करके x की पावर 4/4 + c। देखो एग्जाम्पल मैं बहुत सारे ले सकता हूँ, मैं बस आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि जब इनडेफिनेट इंटीग्रल आएगा उसको बस सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सारे जितने भी इंटीग्रल्स होंगे ना, बेसिकली ये ऐसे टाइप के, अगर अलजेब्रा में पूछ लिया तो सिर्फ सारे के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हर जगह, मैक्सिमम टू मिनिमम। अगर अलजेब्रिक का है, जैसे ऐसा टाइप का अगर टर्म आया, जैसे x आ गया, x टाइप में आ गया, बस हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल देखते हैं एक बार, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल देखते हैं एक बार सब, ठीक है भाई। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ बढ़ते हैं। देखो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है भाई, ऐसा इंटीग्रल जिसकी क्या दी हो, लिमिट दी गई हो हमको, ठीक है भाई। इंटीग्रल, ठीक है, इसको रहने दो, इसको मैंने आपको समझा दिया। चलो भाई एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वैसे तो ये, x की पावर n dx, इसको आप साइड में लिख दो। देखो फॉर्मूला अगर शुरुआत में याद नहीं हो रहा है ना तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में देखो जितनी ज़्यादा तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हें फॉर्मूले टाइम के साथ साथ याद हो जाएंगे, ज़्यादा ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बस एक काम करो, बस ये जो फॉर्मूला है ना ये आप साइड में लिख दो, ठीक है,
और फिर तब आप प्रैक्टिस करते रहना आराम से इसी फॉर्मूले को यूज़ कर करके इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में या डेफिनेट इंटीग्रल भी। देखो अब डेफिनेट इंटीग्रल लेके देखता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी फॉर्मूले भी लिख के देता हूँ मैं कुछ आपको, जो ज़्यादातर मैक्सिमम टू मिनिमम आ ही जाते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है भाई, देखो जैसे लेट सपोज मुझे दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 दे दी, ठीक है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और मेरे को क्या है इसमें लिमिट दी गई है। लिमिट कितनी दी थी, लेट सपोज मुझे दे दी लिमिट 2 से लेके 3 तक, ठीक है। अब क्या होता है, देखो सॉल्व ऐसे ही करना होता है, इसको भी बस सॉल्व ऐसे ही करना है, पर इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या करना होता है। देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 + 1 / 2 + 1 क्या होगा, एक्स की पावर 3/3, ओके। एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। देखो एक बार जब भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, ये dx और ये जो कर्व का साइन है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ये डायरेक्ट आंसर लिख देना है। अब लिमिट के लिए क्या करते हैं, देखो लोअर लिमिट की जगह यहाँ पे नीचे लोअर लिमिट, अपर लिमिट की जगह ऊपर अपर लिमिट, कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने अभी तक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, पहले एक काम करना, ये ऊपर वाली वैल्यू को इस x की जगह पे लिखो पहले, देन उसके बाद माइनस करके इस नीचे वाली वैल्यू को x की जगह पुट करो। देखो कैसे मैं बताता हूँ, देखो 3 की पावर 3/3 माइनस 2 की पावर 3/3, ठीक है। आगे समझ। अब इसको चलो इसको सॉल्व करते हैं। 27/3 माइनस 8/3 है ना। इसको अगर और अच्छे से सॉल्व करें तो क्या आएगा, 19/3 है ना। ये है इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर। देखो लिमिट जहाँ पे भी आएगी ना, जैसे अपर लिमिट की जगह सिर्फ अपर लिमिट रखनी है, ऐसा नहीं कि तुम 2 को ऐसे ऊपर रख दो 3 ना, गलत हो जाएगा। ऐसे ही करना है, 3 को यहाँ ऊपर अपर लिमिट पे, 2 को ऐसे, एंड जो ऊपर वाला पार्ट है उसको पहले नीचे लिख के यहाँ पे लिखो, ठीक है। लिख दिया ना, और फिर इसके बाद हम नीचे लोअर लिमिट को यहाँ पे x की जगह लिखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट। सीधे ये याद रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो शुरुआत में भी लगेगा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग, देखो मैं बता तो रहा हूँ, जितनी ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इंटीग्रेशन पे प्रैक्टिस बनती रहेगी, धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं। चलो अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं पूछ लूँ x की पावर, चलो मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ x का पूछ रहा हूँ सब, और लिमिट यही है, ठीक है। लिमिट आपकी यही है, लिमिट यही है, ठीक है। लिमिट यही है 2 से 3। चलो एक काम करते हैं, लिमिट भी चेंज करके देखते हैं, लिमिट भी चेंज करके देखते हैं। लेट सपोज लिमिट में रख दूँ a से b तक, ये कोई लिमिट है जैसे, ठीक है, a to b, ठीक। इसको रखेंगे कैसे, देखो x dx का इंटीग्रेशन x की पावर इस फॉर्मूले का यूज करके 2/2। और क्या होता है, हाँ एक और बात, जब भी लिमिट वाला इंटीग्रल आता है तब हमें c लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तब वो सीधे डायरेक्ट सॉल्व होकर सीधा डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक। अब देखो x²/2 लिमिट, अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट, लोअर लिमिट की जगह आपका लोअर लिमिट की वैल्यू, ठीक। अब देखो एक बार अपर लिमिट रख दो, उसके बाद लोअर लिमिट के साथ उसका माइनस कर दो, देखो कैसे, b² / 2 माइनस a² / 2, बस दैट्स इट, ये सॉल्व हो चुका है। बस लिमिट रखनी आनी चाहिए, बाकी सेम मेथड पूरा वैसा ही है, प्लस करना, इंटीग्रेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करना, पर लिमिट रखनी आनी चाहिए। लिमिट रखनी आए कैसे रखनी है, देखो फिर से एक बार बता देता हूँ मैं लास्ट बार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस और कुछ भी नहीं करना है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के आंसर आ जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। सो आई होप आपको इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई नहीं भी समझ आया तो आप क्वेश्चन के थ्रू, मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा और उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का आपको। लेट सपोज मैं ले लूँ, देखो मैं ले लेता हूँ एक, क्या लूँ, x की पावर 4, ठीक है। मैंने ये ले लिया। अब देखो मेरे को लिमिट दी गई है कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके आपका मेरे को दे दी, चलो लेट सपोज 0 से लेके l तक लिमिट दे दी भाई मुझे, ठीक है। y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx
इंटीग्रेशन y की वैल्यू x की पावर 4 dx एंड लिमिट दी गई है मुझे 0 से लेके l तक आपकी, कहाँ से 0 से लेके l तक। अब देखो इसको सॉल्व करो भाई, कर दिया x की पावर 5/5 एंड यहाँ से अब देखो 5/5 कर दिया। अब लिमिट वैसे की वैसी एज इट इज, देखो अपर लिमिट लो है, मैंने रख दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, l पावर 5/5। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है छेड़ाखानी, इतना ही निकाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके खत्म, क्वेश्चन खत्म बस। आई होप आपको इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल है जो है समझ आया होगा। देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है ना, पहले इसको वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज़ करके निकालते हैं, ये सिर्फ अलजेब्रिक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है सब फॉर्मूले में, क्योंकि अलग अलग चीज़ें सीन होगा। लेट सपोज जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जैसे ये है, अगर ऐसा आ गया तो तब आप थोड़े ना इस फॉर्मूले में लगाओगे, इसका तो सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। देखो कैसे, साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा जो d/dx होता है साइन एक्स का, क्या होता है भाई बताओ, प्लस ऑफ कॉस एक्स। और इंटीग्रेशन में देखो क्या हो रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। अब याद करो मैंने शुरुआत में यहाँ पे क्या लिखा था, देखो ये लिखा था, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपको आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस बात से। देखो हम जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स आ रहा है, और जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो प्लस का कॉस एक्स आ रहा है। देखो ऐसा होता है कुछ, इंटीग्रेशन यहाँ पे एंड डिफरेंशिएशन उसके आगे, मतलब कि एक टाइप से रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, है ना। लेट सपोज देखो जो d/dx ऑफ log x होता है, क्या होता है भाई बताओ, क्या होता है 1/x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेट सपोज एंड हम इस 1/x dx को अब इंटीग्रेशन कर दो, कैसे, देखो 1/x dx का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई बताओ, log e mod x प्लस सी। इस mod x का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा +1 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। और हाँ एक और बात इस फॉर्मूले से रिलेटेड, देखो इस फॉर्मूले में जो मैंने क्या बताया आपको, ये इसमें जो n की जो वैल्यू होती है ना भाई, उसको हम कभी भी -1 के इक्वल्स टू नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे क्यों, चलो रख के देख लो, आप एक काम करो रख के देख लो, देखो क्या होगा, -1 + 1 बाय -1 + 1। देखो अभी तक तो चलो ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर 0, आपस में कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 0 जो कि अनडिफाइंड है ना। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि n की वैल्यू हमेशा -1 के इक्वल्स टू कभी भी नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो आंसर ये आएगा। देखो n की वैल्यू -2 भी हो सकती है, -3, वैसे बेसिकली ऐसा होता नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज कभी होती नहीं है लिमिट्स में, बट मैं बता रहा हूँ अगर हो गई कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू, बस -1 नहीं रख सकते, तो -1 रख के क्या हो जाएगा, ये कैसी, ये सिनेरियो आ जाएगा भाई। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं लेनी, ठीक। और यहाँ पे हाँ मैं यहाँ पे था अभी, देखो हमने जब d/dx ऑफ log x किया, क्या आया भाई आंसर 1/x, और उस 1/x को फिर हमने इंटीग्रेट किया, क्या आया, फिर कूद के हम वहाँ पे आ गए log x पे, है ना। देखो डिफरेंशिएशन क्या है ये, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे ला दिया भाई, इसको हमने इंटीग्रेट किया एक बार, फिर हम फिर से यहाँ पे आ गए, फिर डिफरेंशिएट किया यहाँ गए, फिर इंटीग्रेट किया यहाँ आ गए, समझ रहे हो, रिवर्स प्रोसेस है ना। ये देखो ऐसे में देखो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको रिवर्स करके हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करके दोबारा से यहाँ पे आ गए हम भाई, है ना, समझ आया। देखो मैं फिर से समझा के देखता हूँ, और अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और लेता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं अगर आपसे बोलूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ, भाई बताओ भाई साइन एक्स क्या होता है भाई बताओ, आप सब बोलोगे कॉस एक्स, और अगर मैं आपसे बोलूँ साइन एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है भाई बताओ, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
क्योंकि ये इंडेफिनिट है इसलिए मैंने यहाँ पे सी लगा दिया। ठीक है भाई।